आज हम बात करने वाले हैं ईरान के सबसे शक्तिशाली और कह सकते हैं सबसे रहस्यमयी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की। एक ऐसा नाम जो दशकों से मिडिल ईस्ट की सियासत को अपने इशारों पर नचा रहा है। तो चलिए आज उनके जीवन और उनकी विरासत की परतें खोलते हैं। शायद उनका सबसे मशहूर बयान जो उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा बन गया है वो है अमेरिका एक बड़ा शैतान है। देखिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि ये उनकी पूरी फॉरेन पॉलिसी की नींव है जो ईरान को पश्चिम के खिलाफ एक मजबूत गढ़ के तौर पर पेश करती है। और हाँ, जब बात इसराइल की आती है तो उनका स्टैंड और भी ज्यादा साफ और कड़ा हो जाता है। ये बयान उनके उस नजरिए को दिखाता है जिसने पूरे क्षेत्र में प्रॉक्सी वॉर्स यानी छद्म युद्ध को हवा दी है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो उनके सबसे बड़े दुश्मन जैसे कि इजराइल, उनका मानना है कि इस पूरे संघर्ष की जड़ में कोई और नहीं बल्कि खुद खामेनेई है। इससे पता चलता है कि उनका नेतृत्व कितना अहम और कितना विवादास्पद है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब बयानों और विवादों के पीछे का असली इंसान कौन है? एक मौलवी से क्रांतिकारी और फिर सुप्रीम लीडर तक उनका ये सफर आखिर था कैसा? आइए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। उनकी कहानी की शुरुआत होती है उनके शुरुआती सालों से। ये समझने के लिए कि वो आज जो हैं वो कैसे बने, हमें उनके अतीत में झांकना ही होगा। उनका जन्म हुआ 1939 में ईरान के सबसे पवित्र शहरों में से एक मशहद में। उनका परिवार बहुत ही धार्मिक था। उनके पिता खुद एक मौलवी थे, तो माहौल पूरी तरह से वैसा ही था। सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्होंने इस्लामिक तालीम लेनी शुरू कर दी थी और 12 साल की उम्र तक तो ये पक्का कर लिया था कि उन्हें भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना है, यानी मौलवी ही बनना है। अब ये समझना बहुत दिलचस्प है, जिस ईरान में खामेनेई बड़े हो रहे थे वो असल में 2 अलग-अलग दुनियाओं में बटा हुआ था। एक तरफ था शाह पहलवी का ईरान, जहां वेस्टर्न कपड़े, नाइट क्लब और महिलाओं की आज़ादी को बढ़ावा दिया जा रहा था, और दूसरी तरफ थी खामेनेई की दुनिया, जो मदरसों, मस्जिदों और कुरान की तालीम के इर्द गिर्द घूमती थी। तो पहली बार उनकी राजनीतिक आवाज़ कब सुनाई दी? जब वो सिर्फ 16 साल के थे। हुआ ये कि सरकार ने मुहर्रम के पवित्र महीने में मनोरंजन की इजाज़त दे दी। खामेनेई और दूसरे धार्मिक लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने इसके खिलाफ जमकर विरोध किया। शाह की सेक्युलर नीतियों के खिलाफ ये उनके शुरुआती विद्रोहों में से एक था। और यहीं से आप कह सकते हैं उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया, जब वो ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता अयातुल्ला खोमैनी के संपर्क में आए और धीरे धीरे एक पक्के क्रांतिकारी के रूप में ढलने लगे। 6 ये नंबर बहुत कुछ कहता है। शाह के शासन का विरोध करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। 1960 के दशक में शाह की खुफिया पुलिस सावाक ने उन्हें 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 6 बार गिरफ्तार किया। ये दिखाता है कि उनका विरोध कितना मजबूत होता जा रहा था। अब इस पूरी क्रांति के पीछे एक बहुत बड़ा आइडिया था, एक फिलॉसफी थी, जिसे कहते हैं विलायत ए फकीह। ये खोमेनी का सिद्धांत था, जिसका सीधा सा मतलब था कि इस्लाम और सियासत अलग अलग नहीं है और देश पर शासन करने का हक सिर्फ और सिर्फ धार्मिक नेताओं का है। खामेनेई इस आइडिया से बहुत गहराई तक जुड़ चुके थे। खामेनेई अब खोमेनी के संदेश को लोगों तक पहुंचाने का एक अहम जरिया बन गए थे। एक बहुत मशहूर किस्सा है जब उन्होंने एक सभा में खोमेनी का एक सीक्रेट टेप चला दिया। उस टेप में शाह के शासन को एक गैर इस्लामी तानाशाही कहा गया था। बस इस एक घटना ने लोगों के गुस्से की आग में घी का काम किया और 1979 की इस्लामिक क्रांति का मंच तैयार कर दिया। क्रांति तो हो गई, लेकिन उसके बाद का जो दौर था वो ईरान के लिए कह सकते हैं एक अग्नि परीक्षा जैसा था। हर तरफ हिंसा, उथल-पुथल, और इसी अराजकता के बीच खामेनेई ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि सत्ता के शिखर की ओर कदम भी बढ़ाए। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। 27 जून 1981 का दिन, तेहरान की एक मस्जिद में खामेनेई लोगों से बात कर रहे थे। तभी एक आदमी आया और उनके सामने टेबल पर एक टेप रिकॉर्डर रखकर चला गया। 1 मिनट गुजरा होगा कि अचानक उस टेप रिकॉर्डर से एक तेज सीटी जैसी आवाज आई और फिर एक भयानक धमाका हुआ। पूरा कमरा धुएं और मलबे से भर गया। इस हमले का नतीजा उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए बेकार हो गया, लेकिन उनका जज्बा वो नहीं टूटा। बाद में उन्होंने कहा, अगर मेरा दिमाग और जुबान काम करते हैं तो मुझे हाथों की जरूरत नहीं है। ये उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति को दिखाता है।
अब सोचिए, इस जानलेवा हमले को अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे कि एक और बड़ा धमाका हुआ जिसने पूरे ईरान को हिला दिया। इस बार एक ब्रीफकेस बॉम्ब ने उस वक्त के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों की जान ले ली। इस घटना ने अचानक एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम यानी सत्ता का शून्य पैदा कर दिया और खामेनेई के लिए राष्ट्रपति बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया। तो इस पूरी उथल-पुथल के बाद जब राष्ट्रपति चुनाव हुए तो नतीजा क्या रहा? जबरदस्त जीत। खामेनेई को मिले 95% वोट। इस जीत ने क्रांति के बाद की ईरान में उनकी हैसियत को बहुत मजबूत कर दिया। राष्ट्रपति तो बन गए, लेकिन उनकी मंजिल अभी बाकी थी, ईरान का सबसे बड़ा पद, सुप्रीम लीडर का। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे हुआ और उनके इतने लंबे शासन की नींव किन चीजों पर टिकी है। तो 1989 में जब खोमैनी का निधन हुआ तो नए सुप्रीम लीडर को चुनने के लिए असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बैठक हुई और नतीजे, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, काफी साफ थे। खामेनेई को 60 वोट मिले, जबकि उनके सामने जो उम्मीदवार थे उन्हें सिर्फ 14। फैसला एक तरफ था। लेकिन यहाँ एक पेंच था, एक बहुत बड़ी कानूनी अड़चन। देखिए, ईरान के संविधान के मुताबिक सुप्रीम लीडर का ग्रैंड आयतुल्ला होना जरूरी था और खामेनेई उस पद पर नहीं थे। तो क्या किया गया? उनकी नियुक्ति को जायज ठहराने के लिए संविधान में ही बदलाव कर दिया गया। और एक बार सुप्रीम लीडर बनने के बाद खामेनेई ने पिछले 35 से ज्यादा सालों में ईरान को पूरी तरह अपनी सोच के हिसाब से ढाला है। उन्होंने राजनीतिक विरोध को सख्ती से दबाया, महिलाओं की आज़ादी को कम किया, मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी ग्रुप्स का एक नेटवर्क बनाया जिसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, गुप्त रूप से परमाणु कार्यक्रम को जारी रखा और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को देश की सबसे ताकतवर फोर्स बना दिया। तो ये तो थी उनकी कहानी, लेकिन अब हम वापस आज में आते हैं। खामेनेई के अतीत ने आज के ईरान को बनाया है, पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उनके बाद क्या? देखिए, ईरान के भविष्य को लेकर 2 बिल्कुल अलग-अलग रास्ते सामने आते हैं। एक तरफ है उनके बेटे मोजद्दा खामेनेई, कहा जाता है कि वो ही अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे, और दूसरी तरफ है ईरान के आखिरी शाह के बेटे रज़ा पहलवी, जो ईरान को एक सेक्युलर और डेमोक्रेटिक देश बनाने का सपना देखते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, खामेनी के बाद ईरान किस रास्ते पर जाएगा? क्या वो क्रांति के रास्ते पर ही चलता रहेगा या फिर एक बिल्कुल नई दिशा तलाशेगा? ये सवाल सिर्फ ईरान के लिए नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया के लिए बहुत अहम है, और इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।